हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से हम लोग चैप्टर नंबर 22 है दोस्तों, जैव विकास अनुवांशिक एवं मानव रोग का चैप्टर है दोस्तों। क्विक बुक का ये वीडियो है दोस्तों, साइंस का है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जो अभी अपकमिंग आपका 112 डायल वाला पुलिस का जो भर्ती होने वाला है दोस्तों, 7,000 कुछ पोस्ट का दोस्तों। उसमें भी दोस्तों साइंस का ही बहुत बड़ा रोल होगा और वो दोस्तों मेरिट के हिसाब से उसमें मतलब नंबर के मतलब एग्जाम में जो नंबर लाइएगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगा दोस्तों। फिजिकल पे मेरिट नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग पढ़ने में ध्यान लगाइए और मन से पढ़िए और वीडियो को देखिए। 1 से 2 बार साइंस वाला वीडियो देखिए दोस्तों। क्विक बुक का बुक है, दृष्टि का है और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि बायोलॉजी सवाल कम से कम 15 सवाल रहेगा दोस्तों। उसके बाद 15 सवाल में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों रहेगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे उसको भी जाके देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बायोलॉजी का, उसमें जाके देखिए। क्विक बुक का बायोलॉजी है दोस्तों, दृष्टि का समान विज्ञान दोस्तों। जैव विकास अनुवांशिक एवं मानव रोग है चैप्टर दोस्तों। देखिए एवोल्यूशन, जेनेटिक एंड ह्यूमन डिजीज। चलिए दोस्तों, जैव विकास इवोल्यूशन पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। जीवन का प्रथम अकोष्ठीय रूप लगभग 3 वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। प्रथम कोशिकीय प्रकार जलीय वातावरण में ही उत्पन्न हुए होंगे। जीवन की और अजीवों से उत्पत्ति के सिद्धांत को आज बहुमत रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। प्रथम जीवों के उद्भव के बाद के जीवों विकास का आधार डार्विन का विचार ही है। चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि वर्तमान जीव आपस में कुछ समानताएं रखते हैं। इसके अलावा ये जीव उन जीवों से कुछ समानताएं रखते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। समय के साथ कुछ जीव विलुप्त हुए तो कुछ नए जीव पैदा हुए और यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से हुई। जो जीव वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढाल सका वही जीवित रह सका। अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गई। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण न्यूट्रल सिलेक्शन का नाम दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्तनधारी जीव जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता मानव अग्रपात के अस्तित्व में समानता दर्शाते हैं, जबकि उनके क्रियाकलाप अलग अलग हैं। इस अलग अलग कार्यों के कारण ही ये संरचनाएं अलग आकार ले लेती है। जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अपसारी विकास कहलाती है तथा ये संरचनाएं समजातीय कही जाती है दोस्तों। तितलियों एवं पक्षियों के पंख एक समान कार्य करते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु इसका विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ। मूल संरचना एवं भ्रूणीय विकास की दृष्टि से भिन्न ये अंग समरूप अंग कहलाते हैं तथा जीवों के विकास की यह प्रक्रिया अभिसारी विकास कहलाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। सिद्धांत देखिए, प्रतिपादक देखिए दोस्तों। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए थे वो थे वाग्रो डी ब्रिज थे दोस्तों, और विकास का सिद्धांत जो दिए थे वो कौन थे? डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ऐसे अंग जो जीव के पूर्वजों के जीव के पूर्वजों में पूर्ण विकसित है, लेकिन समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इन अंगों का उपयोग क्रमिक रूप से
कम होता था। धीरे धीरे ये अंग निष्क्रिय होते गए और ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। मानव शरीर वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स और कर्ण पल्लव अवशेषी अंग है दोस्तों। चलिए अनुवांशिकी को देखिए। अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति उन्हें हेरिडिटी के व्यवहार और सिद्धांतों के अध्ययन करती है। अनुवांशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए संतति अपने जनकों को आकृति और शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों को मिलती जुलती है। इस तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम गेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्हें अनुवांशिक का जनक भी कहा जाता है। मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के वंशागति के प्रारूपों का अध्ययन कर उन्होंने जीन सिद्धांतों प्रतिपादन किया। वे वंशागति के मेंडल के नियम कहे जाते हैं। प्रभाविकता के नियम देखिए दोस्तों। लॉ ऑफ द डोमिनेंस, यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है साथियों। उसे क्या कहते हैं? प्रभाविकता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, वियोजन का नियम। वियोजन का नियम क्या था इसको देखिए। विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ द सेग्रेगेशन, इसके अनुसार अलील आपस में घुल मिल सम्मिश्रण नहीं हो पाते। दूसरे पीढ़ी में दोनों लक्षणों को फिर से अभिव्यक्त हो जाती है, भले ही प्रथम पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्वान होते हैं दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है दोस्तों। मानव में लिंग निर्धारण देखिए कैसे होता है, इसको भी देखिए। तो देखिए साथियों, मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोजोम और 22 जोड़े क्रोमोजोम नर और मादा दोनों में समान होते हैं। इसे अलिंग क्रोमोजोम भी कहते हैं। जब मादा में एक जोड़ा XX क्रोमोजोम और नर में XY क्रोमोजोम होता है तो जो उनके नर व मादा होने का निर्धारक होता है साथियों। नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X युक्त और 50% Y युक्त होता है। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें X क्रोमोजोम होता है, लेकिन अंडाणु का X तथा Y क्रोमोजोम से निषेचित होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन Y धारी शुक्राणु से हो गया तो नर संतति का जन्म होता है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज में मादा में परिवर्तित हो जाता है। मानव रोग देखिए दोस्तों। चलिए पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य का अर्थ है रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूरी तरह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों में प्रभावित होता है। मानव स्वास्थ्य जो है निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है दोस्तों। देखिए अनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये अपूर्णता जीन को
अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है अथवा वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशानुगत रूप से मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संक्रमण, इन्फेक्शन और संक्रमण, इन्फेक्शन, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, खान पान, विश्राम, व्यायाम, स्वभाव, विचार आदि इसके अंदर आते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो ऐसी स्थिति को अस्वस्थता कहते हैं। साथियों, शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही रोग या बीमारी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेट्स ने किया था, अतः इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों, रोग का कीटाणु सिद्धांत। रोग अनेक सूक्ष्मजीवी तथा हानिकारक पदार्थों से उत्पन्न होता है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्मजीवी जीवाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु एंथ्रेक्स था। रॉबर्ट कोच का यही सिद्धांत रोग का कीटाणु सिद्धांत कहलाता है। मानव रोग मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। एक जन्मजात रोग, कॉन्जेनिटल डिजीज। यह रोग गर्भावस्था तथा जन्म के समय से ही जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। ये रोग अनेक कारणों से हो सकते हैं, जैसे गर्भावस्था में इस समय चोट या भ्रूण के गुणसूत्रों, क्रोमोसोम में असामान्यता आदि, हीमोफीलिया, हृदय के विकार, वर्धानता आदि जन्मजात रोग हैं। दोस्तों, उपार्जित रोग। देखिए, रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं। जिससे उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। दोस्तों, संक्रामक रोग देखिए, ऐसे रोग जीवों में एक दूसरे के संपर्क में आने और फैलते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से फैलते हैं। ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया रोग। देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया यानी जनित रोग, जिसे टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, ये सब बैक्टीरिया रोग हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कोलरा, गोनोरिया, क्षय रोग और टाइफाइड, कोढ़, सब क्या है दोस्तों? आदि जीवाणु रोग है। जीवाणु रोग है ये। संक्रामण में देखिए कि आप लोग जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ, कवक है आदि से फैलता है। एक दूसरे संपर्क में आएगा तो संक्रामक रोग होगा। और ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, बैक्टीरिया। देखिए, विषाणु, वायरस, जिसे वायरस बोलते हैं, वायरस जनित रोग देखिए कौन है? रेबीज है, हाइड्रोफोबिया है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, इबोला है, इंसेफ्लाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, रूबेला है और गलसुआ। ये सब क्या है दोस्तों? विषाणु जनित रोग है। जैसे देखिए, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन है? मलेरिया है, पेचिस है, पायरिया है, ये क्या है? और काला जार है, निंद्रा रोग है। ये सब क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। कृमि देखिए, कृमि जनित रोग है, फाइलेरिया, टीनेसिया, एस्केरेसिस आदि। ये सब क्या है? कृमि रोग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। एड्स के बारे में देखिए चर्चा करते हैं हम लोग। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है एड्स आपका। यह रोग HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। इस रोग में रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके कारण यह
है कि वे वायरस रोगी की प्रतीक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करते हैं। इस रोग का प्रसार लैंगिक संभोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त का अन्य व्यक्ति को चढ़ाना, प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता है। प्लेसेंटा के संपर्क से हो सकता है। इस रोग में लसिका पर्व में सूजन, स्मृति का लोप, रात्रि में पसीना आना आदि प्रमुख लक्षण है दोस्तों। HIV के जांच के लिए इलिसा मतलब एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट एजे टेस्ट किया जाता है दोस्तों। मतलब HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलिसा टेस्ट किया जाता है। मलेरिया देखिए दोस्तों, मलेरिया यह इस रोग के कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, इस नामक दोस्तों प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है दोस्तों। यह जानकारी सर्वप्रथम सर रोनाल्डो रोस ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? सर रोनाल्डो रोस ने दी थी, जिन्हें इस कार्य हेतु 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। यह प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर तथा पीलिया को संक्रमित करता है। किसको कहाँ करता है? तो मानव शरीर में कहाँ होता है? लीवर तथा पीलिया को संक्रमित कर देता है। और इस रोग में लाल रुधिर कणिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती है और संक्रमित व्यक्ति में मलेरिया के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चलिए डेंगू के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यह डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसकी वाहक मादा एडिस इजिप्ट मच्छर है। कौन है? मादा एडिस इजिप्ट मच्छर होती है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जिसके कारण अतिरिक्त रक्तस्राव होने लगता है। पीत ज्वर देखिए दोस्तों, येलो फीवर, यह भी एक वायरस जनित बीमारी है, जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर है। पीत ज्वर है दोस्तों, ऐसी बीमारी वायरस जनित बीमारी है दोस्तों। चिकनगुनिया देखिए दोस्तों, यह चिकनगुनिया वायरस से फैलने वाला बीमारी है, जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। इसका भी वाहक कौन है? एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, जो जोड़ों में तीव्र दर्द, त्वचा का लाल चकत्ते इसके लक्षण है दोस्तों। देखिए कवक से होने वाला रोग कौन है दोस्तों? रोग और रोग का कारक का नाम। दमा देखिए दोस्तों, एस्परजिलस प्यूमिगेट्स से होता है दोस्तों दमा। और गंजापन दोस्तों टीनिया कैपिटिस से होता है गंजापन। इससे होगा टीनिया कैपिटिस से दोस्तों। जापानी इंसेफ्लाइटिस देखिए दोस्तों, यह एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है जापानी इंसेफ्लाइटिस। इस रोग का उद्गम सर्वप्रथम जापान में हुआ, इसी कारण इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है दोस्तों। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा होता है। यह रोग सूरों के माध्यम से भी फैलता है। धान के खेत में क्यूलेक्स मच्छर के पनपने के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। यह रोग दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्थानों में पर फैलता है। स्वाइन फ्लू के बारे में थोड़ा देखिए दोस्तों। स्वाइन फ्लू जो है यह एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, जो विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित है। ये रोग फैलाने वाले वायरस का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 है। तो कौन है? H1N1। अचानक तेज बुखार, उल्टी एवं दस्त और शरीर में दर्द, खांसी आना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर नामक औषधि दी जाती है दोस्तों। और संक्रामक रोग देखिए दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सभी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते। सभी रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। और जैसे हीनताजन्य रोग, अनुवांशिक रोग, हृदय रोग, एलर्जी, कैंसर, ये सब दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। हीनताजन्य रोग देखिए दोस्तों, डिफिशिएंसी डिजीज, ऐसे रोग जो शरीर के में अनेक पदार्थों की कमी से होते हैं। ऐसे रोग जो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी से होते हैं, जैसे मेरामस मतलब प्रोटीन की कमी से। इस रोग से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं और इससे इसमें पेशियों तथा वसा ऊतकों का क्षय हो जाता है। रोगी कमजोर एवं दुबला पतला हो जाता है और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है और आंखें भीतर धंस जाती है। क्वाशिओरकर देखिए दोस्तों, क्वाशिओरकर प्रोटीन की कमी से होती है
रोगी के रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे पैर फूल जाते हैं तथा त्वचा सूख कर पपड़ी हो जाती है। यकृत का क्षय हो जाता है इसमें दोस्तों। देखिए हृदय रोग, एंथ्रियोस्क्लेरोसिस, यह हृदय धमनी से संबंधित रोग है जिसमें धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसमें हृदय को रुधिर की आपूर्ति बंद हो जाती है दोस्तों। हृदय सूज देखिए, अत्यधिक मानसिक तनाव, कठोर परिश्रम, अत्यधिक व्यवहार के कारण कभी कभी हृदय को ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे सीना और बाईं भुजा में दर्द होती है दोस्तों। हृदय घात देखिए दोस्तों, हृदय घात यानी हार्ट अटैक दोस्तों, कभी कभी उच्च तनाव, मोटापा, अधिक वसा युक्त भोजन सेवन आदि से हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती और हृदय का स्पंदन रुक जाता है। सीने में तीव्र दर्द, पसीना आना, जी मचलना, बाहों में दर्द इत्यादि हृदय घात के लक्षण हो सकते हैं। उच्च तनाव देखिए दोस्तों, हाइपरटेंशन, अत्यधिक रुधिर दाब के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। एलर्जी देखिए, एलर्जी कुछ बाह्य पदार्थों जैसे धूल, धुआं आदि के प्रति शरीर की संवेदनशीलता से होती है। सर्दी, सिरदर्द और अस्थमा आदि एलर्जी के कारण ही हो सकता है दोस्तों। कैंसर देखिए, कैंसर कोशिका में अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को कैंसर कहते हैं। कैंसर निम्न प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा, यह त्वचा, स्तन और मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है कार्सिनोमा कैंसर। सार्कोमा देखिए दोस्तों, यह रक्त, पेशियों और उपास्थि एवं अस्थि में होने वाला कैंसर है दोस्तों। लिम्फोमा, यह अस्थि मज्जा, पीलिया और यकृत आदि में होता है दोस्तों। ल्यूकेमिया देखिए दोस्तों, यह WBC की संख्या में अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। आनुवंशिक विकार देखिए दोस्तों, आनुवंशिक विकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है। पहला मेंडलीव विकार, दूसरा क्रोमोसोमीय विकार। कौन कौन है? पहला मेंडलीव विकार, दूसरा क्रोमोसोमीय विकार है दोस्तों। मेंडलीय विकार देखिए, ऐसे विकार जो मुख्यतः एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से निर्धारित हो जाते हैं उसे मेंडलीय विकार कहलाते। क्या कहलाते हैं? मेंडलीय विकार। जैसे हेमोफीलिया, वर्नाद्ता, थैलेसीमिया, कीटोन्यूरिया आदि दोस्तों। हेमोफीलिया देखिए, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध प्रोटीन प्रभावित होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। इस रोग के जीन की वाहक महिलाएं हैं, लेकिन यह जीन पुरुषों में प्रभावी रूप से लक्षण प्रदर्शित करता है और हीमोफीलिया का कारण बनता है। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज भी। देखिए फेनिल कीटोनूरिया क्या होता है? देखिए रोगी व्यक्ति में फेनिल एलिनीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण फेनिल एलिनीन इकट्ठा हो जाता है और इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाता है दोस्तों। क्रोमोसोमीय विकार, ऐसे विकार जो एक या अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास से उत्पन्न होते हैं, क्रोमोसोमीय विकार कहलाते। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिकाओं और रक्तता आदि दोस्तों। डाउन सिंड्रोम देखिए दोस्तों, डाउन सिंड्रोम इस अनुवांशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद, छोटे गोल सिर का होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों। टर्नर सिंड्रोम देखिए, इस विकार का कारण
एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य रोग और उससे संबंधित तथ्य देखिए दोस्तों। देखिए इन्फ्लुएंजा जो है साथियों, जिसे फ्लू भी बोलते हैं, कारक क्या है? इन्फ्लुएंजा विषाणु कारक है। इसका संक्रमण क्या है? संक्रमण व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा वायु संभावित रोग है दोस्तों। वायु से संभावित मतलब फैलता है। लक्षण देखिए, खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि होना दोस्तों। उपचार इसका क्या है दोस्तों? उपचार और बचाव इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग के उपचार में उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। देखिए पोलियो कैसा रोग है? पोलियो विषाणु कारक इसका है दोस्तों, और संक्रामक के जल एवं भोजन से संक्रमण होता है दोस्तों पोलियो। और लक्षण क्या? मांसपेशी सिकुड़ जाती है तथा हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं और बच्चे विकलांग हो जाते हैं। लक्षण इसका दोस्तों। पोलियो के उपचार के लिए, बचाव के लिए क्या दोस्तों? पोलियो टीकाकरण से बचाव संभव है दोस्तों। इसका टीका निकाला गया इस तरह से इसका देखिए खसरा। देखिए दोस्तों, खसरा मोरबोली विषाणु। खसरा क्या? मोरबोली विषाणु वायु वाहित रोग है। लक्षण इसका क्या? आरंभ में नाक व आंख से पानी बहना और शरीर में दर्द, ज्वर आदि। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। आराम करना, हल्का भोजन और उबला पानी पीना। इसका बचाव है दोस्तों खसरा से। चेचक देखिए दोस्तों, वेरिओला विषाणु से चेचक होता है। वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क से, वायु द्वारा फैलता है या तो रोगी से सीधे संपर्क से फैलता है चेचक दोस्तों। ज्वर होता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होता है, उल्टियाँ होती है और 3-4 दिनों बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो कि शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। बचाव देखिए दोस्तों, रोगी के संपर्क में आने से बचना, चेचक का टीका लगाना पड़ता है दोस्तों, तब बचिएगा। और छोटी माता देखिए दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर विषाणु है छोटी माता दोस्तों। श्वास और छींकों द्वारा फैलता है। ये शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और हल्का बुखार और जोड़े में दर्द होते हैं। सीधा एवं स्पष्ट उपचार नहीं है, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना है। रेबीज देखिए दोस्तों, रेबीज विषाणु ऐसे जानवरों को काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली आदि दोस्तों। जैसे इसका लक्षण क्या है दोस्तों? सिर में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, हल्का बुखार, 2 से 10 दिन तक इसके प्रारंभिक लक्षण है। बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना, बचाव है इसका दोस्तों रेबीज का। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ क्या है दोस्तों? देखिए हेपेटाइटिस विषाणु से होता है। खाने पीने की वस्तुओं में टाइप ए, शरीर के तरल पदार्थों को टाइप बी, असंक्रमित रक्त के सीधे संपर्क से टाइप डी, दूषित जल से टाइप ई। मतलब थकान, देखिए लक्षण क्या होने का? पहले कारण यही है, देखिए थकान है, फ्लू है। जैसे लक्षण पेशाब व मल का रंग पीला, पेट दर्द, भूख न लगना, वजन घटना, त्वचा व आंखों का पीला होना, जो पीलिया के लक्षण भी हो सकते हैं। एंटीवायरल दवाओं लक्षण देखिए लक्षण को देखिए। एंटीवायरल दवाओं व टीकों द्वारा हेपेटाइटिस ए और बी का इलाज किया जाता है, पर अभी टाइप सी के टीकों की खोज नहीं की जा सकी है। टाइप डी से बचाव हेतु टाइप बी का ही टीका लगाया जाता है। टाइप ई का सामान्यतः आराम और परहेज से ही ठीक किया जाता है टाइप ई को दोस्तों। ट्रोकोमा या रोहा देखिए दोस्तों, इस कौन सा बीमारी का कारक क्या है? क्लेमाइडियम ट्रोकोनोमा जीवाणु है दोस्तों। इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से दोस्तों, इस जीवाणु से संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से बचना है इसमें दोस्तों। देखिए पता कैसे चलेगा दोस्तों ये बीमारी है? तो आंखों में लाल हो जाता है और कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है,
जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है, आंखों में दर्द बना रहता है, पानी आता है, दृष्टि कमजोर हो जाता है। ट्रोकोमा का कारण दोस्तों, अब बचना कैसे है ये देखिए दोस्तों। रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक्स और मलहम पेनिसिलिन क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग करना दोस्तों, तब इससे बच जाइएगा। है कोलरा देखिए दोस्तों, हैजा विब्रियो कोलरा जीवाणु है दोस्तों। खाने की वस्तुओं, दूषित जल पीने से ये फैलता है दोस्तों। उल्टी और दस्त इसमें होता है, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाता है और हाथ पैर ऐंठन हो जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों हैजा में। ठंडी वस्तुएं, अमृत धारा तथा हेजे का टीका लेना, पानी को उबाल कर एवं शुद्ध करके पीना दोस्तों। टाइफाइड देखिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों। प्रदूषित जल, रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा इस रोग को फैलने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है दोस्तों। टाइफाइड को इसमें सिर दर्द होगा, ज्वर होगा और शरीर पर लाल दाने उभर जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है, तब पाचन शक्ति खराब हो जाता है। और टाइफाइड देखिए, बचाव क्या है तो टाइफाइड का टीका लगवाना एवं क्लोरोमाइसिटिन वर्ग के एंटीबायोटिक लेना दोस्तों। टिटनेस देखिए दोस्तों, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है। कैसे होता है देखिए, शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब ये जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है। टिटनेस, तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ी हुई अवस्था में जकड़ जाती है, जबड़े बंद हो जाते हैं, पूरा शरीर धनुष के आकार का तन जाता है दोस्तों टिटनेस में। इसका बचाने का लक्षण क्या है दोस्तों, एंटी टिटनेस वैक्सीन, पेनिसिलिन तथा एंटी सीरम इंजेक्शन लगवाना, बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए दोस्तों। डिप्थीरिया देखिए दोस्तों, डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु दोस्तों, खाने की वस्तुओं से ये फैलता है। जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देता है और तेज बुखार और हृदय एवं मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रोग को अलग लक्षण का बचाव किया, रोग को अलग करने में रोगी को अलग कमरे में रखना और एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना, बच्चे को डीपीटी नामक टीका लगवाना। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी से बचाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तपेदिक या क्षय रोग दोस्तों से टीबी बोलते हैं लोग। किस कारक से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है दोस्तों। इसमें थूक, खांसी, छींक, रोगी से सीधे संपर्क अथवा भोजन, जल एवं तथा वायु के माध्यम से ये फैलता है। प्रारंभ में हल्का ज्वर तथा खांसी आती है, बलगम काफ़ी बढ़ जाती है, थकान एवं कमजोरी का अनुभव होता है और बलगम के साथ खून आने लगता है। और घर के कमरे को स्वच्छ एवं वायु, सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखना, रोगी के संपर्क से बचना, बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाना दोस्तों। काली खांसी कैसे होता है देखिए, कौन से कारक है, बोटेला पार्टूसिस जीवाणु से हवा से फैलता है काली खांसी। लगातार खांसी आना और काली खांसी का टीका डीपीटी लगवाना है दोस्तों। कुष्ठ रोग देखिए दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेप्री या तो लेप्रोमेटिसिस जीवाणु, ये दोस्तों लंबे समय तक कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से होता है। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशील समाप्त हो जाता है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती है तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। अंततः हाथों तथा पैरों की अंगुलियाँ में घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये गलकर विकृत हो जाते हैं। सल्फा ड्रग्स का प्रयोग करना, घाव को साफ करना दोस्तों, इसका लक्षण बचाना के। प्लेग देखिए दोस्तों, ये सीरनिया पेस्टिस्ट जीवाणु से होता है। पिस्सुओं से जो संक्रमित चूहों के कीटाणुओं के लिए होता है दोस्तों प्लेग। तेज बुखार, गर्दन एवं टांगों के में गिल्टियाँ निकल जाती है। कुछ प्रकार के प्लेगों में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसका बचाव, प्लेग का टीका लगवाना और चूहे की घर में नहीं आने देना, उससे रोकना दोस्तों। सिफिलिस किसका कारक है, ट्रिपोनोमा पैलेडियम जीवाणु सिफिलिस का कारक है दोस्तों।
और रोगी के साथ संभोग करने से ये फैलता है सिफिलिस। कैसे फैलता है? रोगी के साथ संभोग करने से। शीशन एवं योनि में लाल रंग के दाने बाद में शरीर का पचकते तथा अंत में हृदय, यकृत और मस्तिष्क को भी प्रभावित होता है। ये इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेनिसिलिन का सेवन करना पड़ेगा साथ में। गोनेरिया देखिए, ये नाइसेरिया गोनेरी कारक है इसका दोस्तों। ये रोगी के साथ संभोग करने से ये भी होता है गोनेरिया भी दोस्तों। ये मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण, जोड़े में दर्द एवं प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है। और बचाने का तरीका क्या है दोस्तों? रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचना, एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग करना दोस्तों। कालाजार देखिए दोस्तों, इसका कारक क्या? लिस्मानिया है। जो इसका बीमारी का लक्षण लिस्मानिया है। कैसे फैलता है? बालू मक्खी सैंड फ्लाई काटने से ये फैलता है दोस्तों। इसमें तेज बुखार, पीलिया होगा। पेचिस देखिए दोस्तों, पेचिस एंट एमीबा हिस्टोलिस्टिका से होता है दोस्तों। अशुद्ध जल से ये होता है दोस्तों। सिर में दर्द और बुखार हो जाता है और पेट में मड़ूर उत्पन्न होते हैं। पखाने में रक्त के साथ साथ परजीवी की पुटियाँ भी आती है। कभी कभी परजीवी रक्त के साथ साथ यकृत, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं और वहां घाव कर देते हैं। इसकी बचाव के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा तक भिगोकर उपयोग में लाना। पानी उबालकर पीना। रोगी को पूरी सफाई से रखना। फाइलेरिया देखिए, फाइलेरिया कैसे होता है दोस्तों? बुचेरिया बैंक्रोप्टी गोलकृमि से फाइलेरिया होता है। ये दोस्तों किसके कारण? कुलेक्स मच्छर से गंदे पानी में रोगाणु का जनन तेजी से होता है और शरीर के अंग सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं और विशेषकर पाँव। इसलिए इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। रोग की शुरुआत के साथ भी तेज बुखार होता है। स्वच्छ पानी का प्रयोग करना। क्यूलेक्स मच्छरों के मारने के लिए डायएथिल कार्बेमेजिन का प्रयोग करना। हेट्रोजन, MSE आदि दवाओं का भी सेवन करना। एस्केरियासिस देखिए दोस्तों, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड से भोजन से ये फैलता है दोस्तों। पेट में दर्द, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़े के संक्रमण, ज्वर, मांस का तकलीफ के कारण बनता है दोस्तों। स्वच्छता से ये ठीक होगा दोस्तों। टीनेसिस दोस्तों देखिए, टीनिया सोलियम परजीवी है। संक्रमित शुगर का अधपका मांस खाने से होता है टीनेसिस दोस्तों। लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते, केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, किंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आंखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाती है। ये रोगी मृत्यु भी हो जा सकती है दोस्तों। शुगर का मांस पूरी तरह से पकाकर खाना ही चाहिए। देखिए साथियों, एथलीट फूड जो है क्या होता है? ट्राइकोफाइटाइन कवक होते हैं। ये किसी भी प्रकार से इन कवकों के संपर्क में आने पर होता है दोस्तों। इसमें देखिए सभी उसी से आता है दोस्तों। सर्कोप्टम खाज भी उसी से होता है। सर्कोप्टम स्केबिस कवक से। दांत देखिए ट्राइकोफाइटाइन कवक से होता है दोस्तों। इसमें चारों का कारक वह तो किसी भी प्रकार के इन कवकों में संपर्क से आने पर होता है। त्वचा में जलन, स्वच्छता से ठीक होगा। त्वचा में खुजली होता है तो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, भी स्वच्छता से ठीक होगा। त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, भी स्वच्छता से ठीक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए परिचय है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। सितंबर 2015 में जन औषधि स्कीम जन औषधि स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रखा गया। नवंबर 2016 में पुनः इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में पुनः नामांकन किया गया। इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, जो लोगों की उचित मूल्य और गुणवत्ता युक्त दवाई प्रदान करती है दोस्तों। मुख्य बिंदु की पॉइंट देखिए,
गुणवत्तापूर्ण दवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण जेनरिक की उपलब्धता से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी खर्चे को कम करना ताकि प्रति व्यक्ति उपचार इकाई लागत को पुनः परिभाषित किया जा सके। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के तहत सरकार, पीएसयू, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, सोसाइटी, सहकारी एवं निकाय और अन्य संगठनों को शामिल कर जेनरिक दवाओं का प्रयोग में को बढ़ावा देना। सभी उपचारात्मक श्रेणियों में जहां भी आवश्यक हो कम उपचार लागत और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करके जेनरिक दवाओं की मांग बनाए रखना। दोस्तों प्रमुख कार्य देखिए दोस्तों, जेनरिक दवाओं के बारे में लोगों की जागरूक करना और चिकित्सकीय प्रशिक्षुओं तक जेनरिक दवाओं की मांग बनाए रखना। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों में विश्वास पैदा करना कि उच्च मूल्य उच्च गुणवत्ता का सूचक नहीं है। सभी चिकित्सकीय समूह में माध्यम में जेनरिक दवाओं को इस्तेमाल को बढ़ावा देना। योजना के तहत सभी संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना। विजन देखिए दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य संबंधी बजटीय खर्चों को कम करना। जन औषधि स्टोर देखिए, पब्लिक मेडिकल स्टोर देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा जेनरिक दवाई जन औषधि स्टोर्स का उपलब्ध कराई गई है। एनजीओ को कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा सरकारी अस्पताल के साथ साथ बेरोजगारी फार्मासिस्ट मेडिकल प्रैक्टिनर्स कोई भी सोसाइटी या ट्रस्ट जिसके पास वेलफेयर गतिविधियां 3 वर्षों का कार्य अनुभव हो जन औषधि स्टोर संचालित करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 तक की दवाई अग्रिम से दी जाएगी। दोस्तों आयुष्मान भारत देखिए परिचय, आम बजट 18-19 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य केंद्र में 2 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की जिससे सम्मिलित रूप से आयुष्मान भारत का नाम दिया गया। दोस्तों आयुष्मान भारत शामिल 2 नवीन पहले स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। देखिए उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को से समग्र रूप से निपटाना है। इसमें कार्यक्रम में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों आयुष्मान भारत में निम्न 2 पहले इस प्रकार हैं, स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र, हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र की परिकल्पना की गई और यह पहल 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के लोगों को सुलभ कराएगा। यह स्वास्थ्य केंद्र अंसारी रोगों, असंचारी रोगों और मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दोस्तों स्थापित केंद्र निःशुल्क दवाइयां और नैदानिक सेवा भी उपलब्ध कराएगी। केंद्रों की स्थापना के लिए CSR और लोकोपकारी संस्थाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र में आमंत्रित करने का प्रावधान है। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण स्कीम देखिए दोस्तों, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इस पहल के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के लिए 50 करोड़ अभ्यर्थी लाभान्वित करना और इस पहल के तहत द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। धातु है कि यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। संभावित लाभ एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, ये नवीन स्वास्थ्य क्षेत्र की पहलों के माध्यम से नए भारत का निर्माण होगा। संबंधित उत्पादकता कल्याण में वृद्धि और होगी जिससे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन नवीन स्वास्थ्य पहलों में महिलाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। दोस्तों स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धतियां देखिए दोस्तों, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विकास, साइंस ऑफ द लाइफ। आयुर्वेद वेदों से निकला है जो जीवन और रोग और स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के मुख्य नुस्खे वर्तमान में पूरी तरह उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की पहली जरूरत स्वास्थ्य है। आयुर्वेद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का माध्यम है। दोस्तों योग देखिए, योग शब्द 2 अर्थ हैं। पहला युजीर अर्थात जोड़, दूसरा युजा इसका अर्थ होता है समाधि यानी मन की सर्वोत्तम और संपूर्ण ज्ञान की अवस्था। लोग स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपना रहे हैं और यह हमारी आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा बन गया है। साथियों
भारत के प्रयास से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है। इसमें औषधियाँ नहीं दी जाती है और यह पूरी तरह दार्शनिक ज्ञान वेल फाउंडेशन फिलोसफी पर आधारित है साथियों। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति शारीरिक और मानसिक और नैतिक और आध्यात्मिक नियोजन के बारे में प्राकृतिक के रचनात्मक सिद्धांतों के साथ सुव्यवस्थित जीवन की हिमायती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रारंभ ग्रीस से हुआ है। बाद में कई देशों में प्रचलित होने के बाद यह मध्यकाल में भारत पहुंचा। यह पद्धति पूर्ण स्वास्थ्य के संवर्धन और रोगों के निवारण में संबंधित स्थापित ज्ञान और प्रयोगों पर आधारित है दोस्तों। इसमें मिस्र, अरब, ईरान, चीन, सीरिया और भारत जैसे प्राचीन सभ्यताओं के परंपरागत ज्ञान का समावेशन भी है दोस्तों। इसमें प्राकृतिक पदार्थ जैसे ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, समुद्री उत्पादों और कच्ची धातुओं से बनी दवाओं का प्रयोग पर जोर दिया जाता है। सिद्धा देखिए दोस्तों, यह भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। सिद्धि, इसका द्रविड़ संस्कृति से गहरा संबंध है। सिद्ध शब्द का अर्थ व उपलब्धियाँ कहा जाता है कि इसमें प्रवीणता हासिल करने वाले 18 सिद्धों ने इसके व्यवस्थित विकास के योगदान किया और अपने अनुभव तमिल भाषा में दर्ज किए। सेवा रिंगपा देखिए दोस्तों, यह दुनिया का सबसे पुरानी स्वास्थ्य पद्धतियों में से एक है। इसका इतिहास 2500 वर्ष से भी पुराना है। सेवा रिंगपा का यह हिमालयी क्षेत्रों में विशेषकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग आदि में प्रचलित है दोस्तों। यह पद्धति दम्मा, ब्रोंकाइटिस, गठिया जैसे गंभीर रोगों के इलाज में असरदार है दोस्तों। सेवा रिंगपा के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। शरीर और दिमाग इलाज के केंद्र बिंदु, एंटीडोट जैसे इलाज, एंटीडोट के जरिए इलाज का तरीका, रोगों का निदान करने वाली औषधियाँ तब औषध विज्ञान। सेवा रिंगपा में मानव शरीर की रचना, ब्रह्मांड संबंधी 5 भौतिक तत्वों, विकार की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। देखिए हेमियोपैथी हिप्पोक्रेटस के समय लगभग 400 ईसा पूर्व में से चिकित्सक मानते रहे हैं कि कुछ तत्व स्वास्थ्य व्यक्तियों में उसी तरह के रोग के लक्षण पैदा करते हैं जिस तरह रोगियों में। जर्मन के डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन इस तथ्य की वैज्ञानिक जांच की और होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया दोस्तों। भारत में यह पद्धति 1810 ईस्वी के आसपास यूरोपीय मिशनरियों के जरिए आई। 1984 में संविधान सभा और बाद में तत्कालीन संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इसे सरकारी मान्यता दी गई दोस्तों। देखिए प्रमुख आयुष शिक्षा संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आपका है। संचालित पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और फेलोशिप कार्यक्रम के लिए। आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जामनगर है दोस्तों। यह संस्थान 10 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में दोस्तों। यह होम्योपैथी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को संचालन करता है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु है दोस्तों। यह यूनानी चिकित्सा में 8 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई है। इसमें सिद्ध चिकित्सा के 6 पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम है दोस्तों। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नई दिल्ली, यह आयुर्वेद का शीर्ष स्थान है दोस्तों। पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान का शिलोंग में दोस्तों, पूर्वोत्तर में।
आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक कॉलेजों के अलावा अस्पताल भी है शामिल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आप भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।